रात का सन्नाटा। बनारस का घाट। दूर कहीं एक चिता जल रही है। कबीर घाट की सीढ़ियों पर बैठा है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा पथरीला है। वह अपने हाथ में थामे एक फटे हुए कत को देखता है। फ्लैशबैक। एक आलीशान हवेली का कमरा। ठाकुर दिग्विजय सिंह दहाड़ता है, अगर दोबारा उस लड़की के आसपास भी दिखे तो लाश उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। कबीर बिना डरे उसकी आंखों में देखता है। राधा की एंट्री। मंदिर की घंटियों के बीच वह लाल जोड़े में भागती हुई आती है। उसके चेहरे पर खौफ है। वह कबीर को ढूंढ रही है, लेकिन वहां सिर्फ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। थाने का अंदरूनी हिस्सा। कबीर को बेरहमी से पीटा जा रहा है। इंस्पेक्टर राघव हंसते हुए कहता है, कानून और ठाकुर दोनों हमारी जेब में हैं। तुम्हारी मोहब्बत का जनाजा यहीं से निकलेगा। कबीर खून थूकता है और मुस्कुराता है। बनारस की तंग गलियां। एक सस्पेंसफुल चेस सीक्वेंस। कबीर पुलिस की कस्टडी से भाग चुका है। राघव और उसके सिपाही गोलियां चलाते हुए उसके पीछे भाग रहे हैं। कबीर एक ऊंची दीवार से कूद जाता है। एक पुराना वीरान गोदाम। कबीर वहां छुपता है। तभी अंधेरे से एक साया बाहर आता है। वह रहीम भाई हैं, शहर के पुराने गैंगस्टर। रहीम कहते हैं, दुश्मन बड़ा है कबीर, अकेले लड़ोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ठाकुर की हवेली में जश्न का माहौल है। राधा की शादी किसी और से तय हो चुकी है। वह कमरे में बंद है और खिड़की से गंगा नदी को देख रही है। उसके हाथ में एक सुइसाइड नोट है। रहीम भाई कबीर को एक लोडेड बंदूक सौंपते हैं। यह इंसाफ की नहीं, इंतकाम की चाबी है। कबीर बंदूक लेता है। उसकी आंखों में अब मोहब्बत की जगह सिर्फ नफरत और बदले की आग है। रात का वक्त। ठाकुर का बेटा विक्रम शराब के नशे में अपनी गाड़ी से घर लौट रहा है। अचानक बीच सड़क पर एक नकाबपोश आदमी कबीर खड़ा हो जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। विक्रम घायल हालत में गाड़ी से बाहर रेंगता है। कबीर अपना नकाब हटाता है। विक्रम डर से कांप उठता है। कबीर कहता है, ठाकुर से कहना पहली किस्त वसूल कर ली है। वह विक्रम के पैर पर गोली मार देता है। हवेली में कोहराम मच जाता है। विक्रम को स्ट्रेचर पर लाया जाता है। ठाकुर गुस्से से पागल हो जाता है। वह चिल्लाता है, मुझे वो लड़का जिंदा या मुर्दा चाहिए। पूरे बनारस को छान मारो। राधा को जब पता चलता है कि कबीर जिंदा है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद आ जाती है। वह गुपचुप तरीके से अपनी वफादार दासी को कबीर तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए भेजती है। बारिश का सीन। एक सुनसान रेलवे क्रॉसिंग पर दासी कबीर से मिलती है और राधा का पैगाम देती है। ठाकुर कल रात राधा को शहर से दूर भेज रहा है। कबीर समझ जाता है कि वक्त कम है। इंस्पेक्टर राघव कबीर के ठिकाने रहीम भाई के गोदाम पर छापा मारता है। एक भारी गनफाइट होती है। रहीम भाई कबीर को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। मरते मरते वो कहते हैं, रुकना मत कबीर। कबीर रहीम भाई की मौत से टूट जाता है, लेकिन उसका इरादा और फौलादी हो जाता है। वह गंगा में डुबकी लगाता है, मानो अपने सारे गिल्ट को बहा रहा हो। अब वह पूरी तरह से एक बागी बन चुका है। अगली रात 3 गाड़ियों का काफिला राधा को लेकर जा रहा है। कबीर एक भारी ट्रक लेकर बीच रास्ते में आ जाता है। वह सीधे ठाकुर की गाड़ियों के काफिले में ट्रक घुसा देता है। एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। धुएं और आग के बीच से कबीर हाथ में कुल्हाड़ी लिए बाहर निकलता है। ठाकुर के गुंडे उस पर हमला करते हैं। एक हैरतअंगेज एक्शन सीक्वेंस जहां कबीर अकेले ही सबको धूल चटा देता है। कबीर उस गाड़ी का दरवाजा तोड़ता है जिसमें राधा बैठी है। दोनों की आंखें मिलती हैं। बैकग्राउंड में एक दर्दनाक रोमांटिक म्यूजिक बजता है। लेकिन इससे पहले कि वो हाथ थामे, पीछे से एक गोली चलती है। गोली कबीर के कंधे पर लगती है। गोली चलाने वाला कोई और नहीं, इंस्पेक्टर राघव है। राघव हंसते हुए कहता है, खेल खत्म। कबीर। राधा चीख पड़ती है। राधा अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड से एक चाकू निकालती है और राघव के हाथ पर वार कर देती है।
राघव की पकड़ ढीली होती है और कबीर उसे एक जोरदार किक मारकर जमीन पर गिरा देता है। कबीर और राधा हाथ पकड़कर जंगल की तरफ भागते हैं। पीछे से राघव और बाकी बचे गुंडे गोलियां चला रहे हैं। रात का घना जंगल और गरजते हुए बादल माहौल को और भयानक बना देते हैं। भागते भागते वे एक पुरानी ढह चुकी हवेली में पनाह लेते हैं। कबीर का खून बह रहा है। राधा अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसके घाव पर बांधती है। दोनों के बीच एक बेहद भावुक बातचीत होती है। कबीर कहता है, शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था। राधा उसकी छाती पर सर रखकर कहती है, अगर जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो भी साथ। सुबह की पहली किरण। ठाकुर दिग्विजय सिंह खुद बंदूक थामे अपने पूरे दलबल के साथ उस पुरानी हवेली को घेर लेता है। लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजती है, कबीर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। कबीर राधा की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। वह अपनी बंदूक की आखिरी गोलियां चेक करता है। सिर्फ 3 गोलियां बची हैं। राधा कहती है, 2 उनके लिए और 1 हमारे लिए। कबीर हवेली के मुख्य दरवाजे को लात मारकर खोलता है और बाहर आता है। गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। कबीर कवर लेते हुए ठाकुर के 2 सबसे खास शूटरों को ढेर कर देता है। ठाकुर कबीर के सामने आ जाता है। दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई होती है। ठाकुर कबीर पर भारी पड़ रहा है क्योंकि कबीर पहले से घायल है। ठाकुर उसका गला दबाने लगता है। तभी राधा एक भारी पत्थर उठाकर ठाकुर के सिर पर मारती है। ठाकुर लड़खड़ाकर पीछे गिरता है। कबीर को संभलने का मौका मिलता है। वह जमीन पर गिरी अपनी बंदूक उठा लेता है। कबीर बंदूक की नाल ठाकुर के माथे पर टिका देता है। ठाकुर की आंखों में पहली बार मौत का खौफ दिखता है। कबीर कहता है, पाप का घड़ा भर गया, ठाकुर, और ट्रिगर दबा देता है। ठाकुर का अंत होता है। ठाकुर के गिरते ही इंस्पेक्टर राघव कबीर पर निशाना साधता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चलाए, बैकग्राउंड में सायरन की आवाजें गूंज उठती हैं। स्टेट पुलिस की एक बड़ी टीम वहां पहुंच जाती है, जिसे रहीम भाई के वफादार आदमियों ने गुप्त सूचना दी थी। राघव को पुलिस फोर्स चारों तरफ से घेर लेती है। उसका करप्शन बेनकाब हो चुका है। सीनियर कमिश्नर राघव की स्टार्स और बेल्ट छीन लेता है और उसे अरेस्ट करने का आर्डर देता है। राघव कबीर को नफरत से देखते हुए जेल की गाड़ी में बैठता है। खतरा टल चुका है, लेकिन कबीर के शरीर से बहुत खून बह चुका है। वह जमीन पर गिरने लगता है। राधा चीखते हुए उसे अपनी बाहों में थाम लेती है। पुलिस एम्बुलेंस को बुलाती है। माहौल में एक सस्पेंस और डर छा जाता है। 3 महीने बाद बनारस का वही अस्पताल। खिड़की से धूप अंदर आ रही है। कबीर की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके पास ही राधा बैठी है, जो कमजोर लग रही है, लेकिन उसकी आंखों में अब सुकून है। कबीर मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेता है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कबीर और राधा रहीम भाई की मजार पर जाते हैं। कबीर वहां अपनी बंदूक और बदला हमेशा के लिए दफन कर देता है। वह रहीम भाई को याद करके रो पड़ता है और राधा उसे संभालती है। शाम का वक्त। बनारस का घाट एक बार फिर दियों की रोशनी से जगमगा रहा है। कबीर और राधा गंगा आरती में शामिल होते हैं। पंडित जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। शहर अब ठाकुर के आतंक से आजाद हो चुका है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। टॉप एंगल शॉट। कबीर और राधा एक दूसरे का हाथ थामे घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरकर नाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एक नई और शांत जिंदगी उनका इंतजार कर रही है। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। फेड टू ब्लैक। अंधेरी रात में घोड़ों के टापों की भयानक आवाज गूंज उठी। अरल हार्डी के बख्तरबंद घुड़सवारों ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया। वाइल्ड वुल्फ डाकुओं की चीखें उस सन्नाटे में दबकर रह गईं। कोल जमीन पर रेंगते हुए भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था। भारी जूतों ने उसकी पीठ को बेरहमी से मिट्टी में मसल दिया। कैवलरी की तलवारों की चमक ने रात के अंधेरे को चीर दिया। लेविन के घर के दरवाजे को भारी कुल्हाड़ी से तोड़ दिया गया। सैनिकों की मशालों की लाल रोशनी आंगन में फैल गई। ड्यूक ने ठंडी नजरों से उस थरथराते हुए परिवार को देखा।
बूढ़ा बाप घुटनों के बल बैठकर अपनी बेगुनाही की भीख मांग रहा था, पर लेविन के चेहरे पर छुपा खौफ सब कुछ बयां कर रहा था। सैनिकों ने उन्हें लोहे की भारी जंजीरों में बेरहमी से जकड़ लिया। मिलिशिया टीम से निकाले जाने के बाद लेविन अंदर से टूट चुका था। बाजार की गलियों में अपमान का कड़वा घूंट पी रहा था। तभी वाइल्ड वुल्फ के गुर्गों ने उसे चुपके से घेरा था। ड्यूक के उस दिन के मुक्के की जलन अब भी ताजा थी। लेविन हर रात अपने दांत पीसकर बदला लेने की सोचता था। वो मिलिशिया की वर्दी से नफरत करने लगा था। डाकुओं ने लेविन की कमजोरी को भांपकर जाल बिछाया था। सोने के सिक्के और मौत की धमकी ने काम कर दिया। लेविन ने अपने ही शहर को बेचने का सौदा कर लिया। अनाज के बोरों के पीछे डाकू हथियार चमका रहे थे। लेविन के पिता ने जब यह देखा तो उनके पैर कांप गए, पर लालच और डर के आगे बूढ़ा बाप घुटने टेक चुका था। काले काल कोठरी में कोरों की आवाज और चीखें गूंज रही थीं। लोहे के शिकंजे ने उनके जिस्म की हड्डियां तोड़ दी थीं। बिना ज्यादा मशक्कत के उन्होंने सारे राज उगल दिए। अरल हार्डी ने अपनी सोने की अंगूठी वाली उंगली उठाई। एक ठंडे और क्रूर फैसले से पूरी अदालत कांप उठी। मौत का फरमान सुनते ही लेविन की आंखें पथरा गईं। 5 दिन बाद एंडलैंड टाउन की सुबह बहुत अजीब और ठंडी थी। फांसी के चबूतरे के सामने हजारों की भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग तमाशा देखने के लिए ऊंचे पेड़ों पर चढ़े थे। लकड़ी का वो ढांचा किसी भूखे भेड़िए की तरह खड़ा था। हवा में झूलते हुए मोटे रस्से खौफनाक आवाज कर रहे थे। यहां मौत तुरंत नहीं बल्कि घुट घुट कर आती थी। गले की हड्डी टूटने का कोई रहम यहां नहीं मिलने वाला था। तड़पते हुए फेफड़ों की आखिरी जंग सबको दिखाई देने वाली थी। हार्डी की सत्ता का यही सबसे क्रूर और भयानक संदेश था। अपराधियों के चेहरों पर कालिख और आंखों में मौत का साया था। लेविन के पैर कांप रहे थे, रस्सा उसकी त्वचा को छील रहा था। भीड़ उनके ऊपर सड़े हुए टमाटर और पत्थर फेंक रही थी। चबूतरे के ठीक नीचे ड्यूक अपनी भारी तलवार टिकाए खड़ा था। उसकी आंखों में न तो कोई गुस्सा था न कोई दया। लेविन ने भीड़ को चीरते हुए सीधे ड्यूक को देखा। लेविन की आंखों में अचानक पश्चाताप की जगह नफरत भड़क उठी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज हलक में ही फंस गई। वो अपनी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ड्यूक को मानता था। सैनिक ने लकड़ी का भारी लीवर अपनी पूरी ताकत से खींच दिया। पैर के नीचे का तख्ता एक झटके में नीचे गिर गया। लेविन का शरीर हवा में किसी फटे कपड़े की तरह लहराया। गले पर फंदे का दबाव आते ही उसकी आंखें बाहर उबल आईं। हाथ पागलों की तरह गर्दन के रस्से को छुड़ाने लगे। हवा की एक एक बूंद के लिए उसका सीना फटने लगा। धुंधली होती आंखों से उसने आखिरी बार नीचे की दुनिया देखी। ड्यूक वहीं खड़ा था, उसके होंठ धीरे से हिले थे। सन्नाटे में भी वो कड़वे शब्द लेविन के दिमाग में गूंज गए। अच्छा छुटकारा मिला। ड्यूक के चेहरे पर एक सर्द मुस्कान थी। लेविन की उंगलियां ढीली पड़ी और उसका शरीर शांत हो गया। भीड़ तालियां बजा रही थी, जैसे कोई नाटक खत्म हुआ हो। कुछ ही दिनों में शहर की रौनक फिर से लौट आई थी। दुकानें सज गईं और बेकरी से ताज़ा ब्रेड की खुशबू आने लगी। शहीद मिलिशिया के परिवारों को भारी मुआवजा मिल चुका था। ड्यूक की मेज पर 30 सोने के चमचमाते सिक्के रखे थे। उनकी खनक में एक नए और सुनहरे भविष्य की गूंज थी। कोल के उस चांदी के कवच की याद अब भी धुंधली थी। इतने पैसों से वो कई सालों तक सूखा मांस खा सकता था। पर उसने 5 भारी सिक्के एक मखमली थैली में डाले। अंकल जॉन के उपकारों का कर्ज चुकाना सबसे जरूरी था। आंटी एना के मन में ड्यूक को दामाद बनाने की चाहत थी, पर बूढ़े जॉन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रोक दिया। वो जानते थे कि बास कभी मुर्गियों के साथ नहीं रहते। लोय एक साधारण किसान की बेटी थी, बेहद सीधी और सादी। और ड्यूक की उड़ान अब आसमान के ऊंचे बादलों की तरफ थी। हैसियत की यह खाई दोनों को कभी खुश नहीं रख पाती। कैप्टन वुड ने ड्यूक के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। उनकी आंखों में एक अनुभवी सैनिक की गहरी परख और चमक थी। ड्यूक, क्या तुम और आगे बढ़ना चाहते हो? सवाल गूंजा। हाँ, मैं तैयार हूँ। ड्यूक की आवाज में फौलाद जैसी ताकत थी। वुड ने मुस्कुराते हुए अर्ल के खास दस्ते का फरमान दिखाया। ब्रीदिंग तकनीक सीखकर अब उसे एक असली नाइट बनना था। रिमझिम बारिश के बीच मुंबई की एक सुनसान सड़क।
स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में एक काली गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। एक भारी बूट जमीन पर पड़ता है। कैमरा ऊपर पैन करता है। कबीर खड़ा है, आंखों में सिर्फ प्रतिशोध की आग है। कबीर अपनी लेदर जैकेट की जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर निकालता है। तस्वीर पर खून का एक सूखा धब्बा है। फ्लैशबैक, एक हंसता खेलता परिवार, एक छोटा बच्चा कबीर की उंगली पकड़े खड़ा है। अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। वापस वर्तमान में कबीर तस्वीर को वापस जेब में रखता है और अपने हाथ में पकड़ी गन को लोड करता है। एक क्लिक की आवाज सन्नाटे को चीरती है। सामने एक आलीशान लेकिन डरावना विला है। विला के गेट पर दो भारी सुरक्षाकर्मी मुस्तैद खड़े हैं। कबीर बिना आवाज किए साए की तरह आगे बढ़ता है। उसकी परछाई दीवार पर लंबी होती जाती है। पहला गार्ड सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाता है। जैसे ही चिंगारी उठती है, कबीर उसके पीछे प्रकट होता है। एक झटके में कबीर पहले गार्ड की गर्दन मरोड़ देता है। दूसरा गार्ड चौंककर पीछे मुड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। कबीर दूसरे गार्ड के सीने पर एक जोरदार किक मारता है। वह सीधे लोहे के भारी गेट से जा टकराता है और बेहोश हो जाता है। कबीर विला के मुख्य हॉल का भारी दरवाजा धीरे से धक्का देकर खोलता है। अंदर का नजारा बेहद भव्य और सस्पेंस से भरा है। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा झूमर लटक रहा है, जिसकी रोशनी सीधे नीचे बैठी एक रहस्यमय आकृति पर पड़ रही है। वह आकृति और कोई नहीं, शहर का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन सिंघानिया है, जो आराम से सिगार पी रहा है। सिंघानिया बिना पीछे मुड़े मुस्कुराता है। मैं जानता था तुम आओगे कबीर। नफरत का रास्ता बहुत सीधा होता है। कबीर अपनी गन सीधे सिंघानिया के सिर पर तान देता है। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक है। खेल खत्म सिंघानिया। सिंघानिया जोर से हंसता है। हॉल की ऊपरी गैलरी से अचानक दर्जन भर राइफलधारी गुंडे नीचे कबीर पर निशाना साध लेते हैं। सिंघानिया अपनी सीट से उठता है। खेल तो अब शुरू हुआ है मेरे भाई। तुम अकेले हो और मेरी पूरी फौज यहां है। कबीर के चेहरे पर डर का एक भी भाव नहीं आता। वह एक ठंडी सांस लेता है और अपनी जेब से एक रिमोट निकालता है। तुम्हारी फौज बाहर की दुनिया देख रही है सिंघानिया, लेकिन ये विला अगले 2 मिनट में मलबे में बदलने वाला है, कबीर कहता है। सिंघानिया के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वह अपने गुंडों को चिल्लाकर हुक्म देता है, मारो इसे, गोली चलाओ। इससे पहले कि कोई ट्रिगर दबा पाता, कबीर झूमर की चेन पर गोली मार देता है। भारी झूमर सीधे नीचे गिरता है। पूरे हॉल की लाइटें गुल हो जाती हैं। सिर्फ अंधेरा, चीखें और अंधाधुंध गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। अंधेरे के बीच कबीर एक साए की तरह घूमता है। हर एक शॉट के साथ एक गुंडा जमीन पर ढह जाता है। लाइट्स वापस फ्लिकर करती हैं। हॉल में चारों तरफ धुआं और बिखरा हुआ कांच है। कबीर के सिवा सब धराशायी हैं। सिंघानिया घबराकर पीछे के खुफिया दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है। उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। कबीर एक कांच की बोतल उठाता है और पूरी ताकत से सिंघानिया के पैर पर मारता है। सिंघानिया चीखते हुए गिर पड़ता है। कबीर धीरे धीरे सिंघानिया की तरफ बढ़ता है। उसके जूतों की आवाज गूंज रही है, टैप टैप टैप। सिंघानिया घिसटते हुए पीछे हटता है। कबीर, पैसे चाहिए, पावर चाहिए, जो मांगोगे मिलेगा, बस मुझे छोड़ दो। कबीर सिंघानिया की छाती पर अपना पैर रख देता है और नीचे झुकता है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो तुमने छीन लिया था। फ्लैशबैक, छोटा बच्चा रोते हुए कबीर का नाम पुकार रहा है और सिंघानिया हंसते हुए ट्रिगर दबा देता है। वर्तमान, कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हाथ जरा भी नहीं कांपता। वह गन सीधे सिंघानिया के माथे पर सटा देता है। सिंघानिया आखिरी बार अपनी आंखें बंद करता है। उसे अपनी मौत साफ सामने दिखाई दे रही है। एक जोरदार धमाके की आवाज होती है, लेकिन गोली कबीर की गन से नहीं, बल्कि विला की छत तोड़कर अंदर आई पुलिस की तरफ से चली है। कबीर के हाथ से गन छूटकर गिर जाती है। उसके कंधे से खून बहने लगता है।
एसीपी अर्जुन अपनी टीम के साथ हॉल में दाखिल होता है। अर्जुन चिल्लाता है, कबीर, कानून को अपने हाथ में मत लो। सिंघानिया को सजा अदालत देगी। कबीर दर्द में मुस्कुराता है, अदालत तारीख देती है, अर्जुन इंसाफ नहीं। मैंने 10 साल इस दिन का इंतजार किया है। सिंघानिया पुलिस को देखकर कमीनी मुस्कान के साथ हंसता है, देखा कबीर, कानून हमेशा अमीरों का गुलाम होता है। मैं फिर छूट जाऊंगा। कबीर अर्जुन की आंखों में देखता है। अर्जुन के चेहरे पर भी बेबसी और गुस्सा साफ झलकता है, क्योंकि वह भी सच जानता है। कबीर अचानक जमीन पर गिरी गन की तरफ झपटता है। अर्जुन चिल्लाता है, नहीं कबीर, रुको। पुलिस वाले कबीर पर दोबारा निशाना साधते हैं, लेकिन कबीर का निशाना सिंघानिया पर लॉक हो चुका है। टाइम। एक आखिरी और निर्णायक गोली चलती है। सिंघानिया के माथे के बीचों बीच सुराख हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सिंघानिया बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसका घमंड और उसका साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कबीर राहत की एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, जैसे बरसों का बोझ उतर गया है। अर्जुन भारी मन से आगे बढ़ता है और कबीर के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। कबीर बिना किसी विरोध के अपने हाथ आगे कर देता है। पुलिस कबीर को विला से बाहर ले जाती है। सुबह की पहली किरण आसमान में फूट रही है। कबीर ऊपर देखता है, बारिश थम चुकी है। कट टू ब्लैक। विवियन ऊंची वेदी पर खड़ी थी, हवा उसके सुनहरे बालों को उड़ा रही थी और उसकी ठंडी आंखें नीचे मैदान पर टिकी थीं। मैदान की धूल में घिरे ड्यूक पर उसकी नजर पड़ी, जो विशाल वह श्वास तकनीक की पहली मुद्रा में पूरी तरह लीन था। ड्यूक की बिजली जैसी फुर्ती और इतनी जल्दी इस कठिन कला पर नियंत्रण देखकर विवियन के चेहरे पर हैरानी की हल्की सी लकीर खींच गई। वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, उसके पैर जमीन में जड़े थे और उसकी नसें तनाव से फटने को हो रही थीं। विवियन अपनी भारी, चमकदार बख्तरबंद पोशाक के साथ वेदी की सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसकी हर आहट में एक अनकहा रोक था। ड्यूक अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करने में डूबा था। उसके फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे थे, पर उसका ध्यान अडिग था। उसके लिए समय जैसे थम गया था। बीतता हुआ हर एक पल लोहे की भारी जंजीर की तरह उसकी छाती को दबा रहा था। जब उसकी सहनशक्ति का आखिरी कतरा भी जवाब दे गया, तो वह घुटनों के बल सूखी तपती जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था और उसके फटे कपड़े पानी की बूंदों की तरह पसीना टपका रहे थे। तभी उसे सामने विवियन के भारी लोहे के बूट दिखे। उसने हांफते हुए ऊपर देखा और शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका लीं। मुझे माफ करना, सुश्री विवियन, मैंने अपनी कमजोरी से आपको निराश किया, ड्यूक ने थके हुए स्वर में उठते हुए कहा। पहली बार के लिए 1 मिनट तक टिकना कोई छोटी बात नहीं। विवियन की ठंडी, खनकती आवाज उसके भारी लोहे के मुखौटे से गूंजी। ड्यूक के दिल में कुछ कहने की इच्छा जागी, पर उसने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह कला किसी खूनी युद्ध से भी ज्यादा उसकी जान निचोड़ लेगी और उसे बेदम कर देगी। जॉर्ज, इस लड़के को अब तुम खुद अपनी देखरेख में आगे का रास्ता दिखाओ, विवियन ने जाते जाते गंभीर आदेश दिया। यह सुनते ही आसपास अभ्यास कर रहे बाकी योद्धाओं की नजरें घूम गईं। उनकी आंखों में साफ तौर पर जलन की आग थी। मैदान में 200 लोग पसीना बहा रहे थे, पर विवियन की खास नजर सिर्फ इस अकेले लड़के पर टिक गई थी। कुछ पलों के आराम के बाद ड्यूक ने अपने दांत भींचे और वह दूसरी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए फिर खड़ा हो गया। अब जॉर्ज उसके बगल में था और ड्यूक अपनी आत्मा की पूरी ताकत से इन सभी 12 मुद्राओं को आज ही जीतना चाहता था। जैसे ही यह तकनीक उसके भीतर छिपे जादुई कौशल वृक्ष पर अंकित होगी, वह इसे अपनी अंतिम सीमा तक ले जाएगा। सूरज ढलने तक ड्यूक सिर्फ 4 मुद्राएं सीख पाया था। उसका शरीर इतना टूट चुका था कि एक उंगली हिलाना भी पहाड़ जैसा था। फिर भी उसकी रफ्तार सबसे तेज थी, क्योंकि बाकी लोग अभी पहली मुद्रा के जाल में ही उलझे हुए दर्द से कराह रहे थे। ट्रेनिंग जितनी बेरहम थी, इस आलीशान जागीर की सुख सुविधाएं उतनी ही किसी राजा के महल जैसी जादुई और मखमली थीं। मुलायम बत्तख के पंखों से भरे बिस्तरों पर जब वे लेटे, तो लगा जैसे वे बादलों के किसी नर्म आगोश में समा गए हों। कमरे में 6 नए सैनिक भर्ती होने आए थे, जो रात के सन्नाटे में धीरे धीरे एक दूसरे को अपना बीता हुआ कल बता रहे थे।
उनमें से एक छोटा गठीला लड़का हेवेन था, जो कभी गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर इस मुकाम तक अपनी हिम्मत से पहुंचा था। ड्यूक उसे देखता रहा, यह जानते हुए कि इस जालिम दौर में एक गुलाम का यहां तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं। थकान की भारी चादर सब पर ऐसी लिपटी कि कुछ ही पलों में पूरा कमरा गहरी सांसों और खर्राटों की आवाजों से गूंज उठा। ड्यूक का फौलादी शरीर दूसरों से जल्दी संभल गया और वह भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही चुपचाप बाहर निकल आया। नीले अंधेरे में अकेले खड़े होकर उसने फिर से पहली मुद्रा से शुरुआत की, ताकि कोई भी बारीकी उसकी यादों से उझल न हो। तभी पीछे का भारी दरवाजा चरचराहट के साथ खुला और हेवेन अपनी सोई हुई आंखों को मलता हुआ बाहर मैदान में आया। ड्यूक को इतनी सुबह पसीना बहाते देख हेवेन हैरान रह गया। उसकी आंखों में ड्यूक के लिए एक नया सम्मान जाग उठा था। बिना एक भी शब्द बोले दोनों योद्धा सुबह के कोहरे में अपनी अपनी मुद्राओं का अभ्यास पूरी शिद्दत से करने में जुट गए। सूरज की रोशनी फैलने तक उनका शरीर गर्म हो चुका था और ड्यूक को अपनी मांसपेशियों में एक नई लचीली ताकत महसूस हो रही थी। नाश्ते की मेज पर गोश्त, ताजी रोटियां और अचार का ऐसा अंबार था जिसे देखकर भूखे आम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कई गरीब रईस भी वहां भूखों की तरह टूट पड़े, क्योंकि खोखली उपाधियों के पीछे उनका पेट हमेशा खाली ही रहता था। अगले 7 दिन सिर्फ श्वास के इस खेल के नाम थे, जहां जॉर्ज साये की तरह ड्यूक की हर गलती को सुधार रहा था। 3 रातों के बाद ड्यूक के बंद दिमाग के भीतर रोशनी चमकी और उसके कौशल वृक्ष से एक नई हरी कोपल फूट निकली। उस चमकदार डाल पर साफ अक्षरों में लिखा उभर आया, विशाल भय श्वास तकनीक स्तर 1, ऊर्जा का नया सवेरा। 12वीं मुद्रा पूरी होते ही ड्यूक के पेट के निचले हिस्से में आग की एक बेहद गर्म, जादुई और पवित्र लहर दौड़ गई। उसके भीतर जीवन का बीज अंकुरित हो चुका था और ध्यान लगाते ही लड़ाकू ऊर्जा की एक महीन चिंगारी वहां पैदा हुई। उसने अपनी इच्छा शक्ति से उस चिंगारी को अपनी नसों में दौड़ाया, जैसे कोई जादूगर अपने वश में आई किसी रूह को चलाता है। यह चिंगारी अभी छोटी थी, पर इसे बार बार के अभ्यास से बड़ा करके वह एक दिन पहाड़ों को भी चीरने की ताकत पा सकता था। लेकिन जब उसने अपने कौशल की गति को आंका तो पाया कि इस रफ्तार से अगला स्तर पाने में उसे 100 दिन लग जाएंगे। उसका प्राकृतिक हुनर थोड़ा कमजोर था, पर इस जादुई कौशल वृक्ष के सहारे वह किस्मत की इस धीमी लिखावट को बदलने के लिए तैयार था। हवा में तैरता हुआ कोहरा और दूर से आती अजान की आवाज। बनारस के एक पुराने घाट पर कबीर आंखें बंद किए बैठा है, उसके हाथ में एक अधजली सिगरेट है। अचानक कबीर के फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर चमक रहा है। वह फोन उठाता है, दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज है। शहर की एक तंग और अंधेरी गली में एक साया तेजी से भाग रहा है। पीछे से जूतों की थाप सुनाई दे रही है। पीछा जारी है। एक आलीशान केबिन में कमिश्नर राघव सिगार का धुआं हवा में छोड़ते हुए एक पुरानी फाइल खोलते हैं, जिस पर लाल अक्षरों में केस नंबर 404 फीट लिखा है। कबीर घाट की सीढ़ियां उतरकर सीधे अपनी पुरानी बुलेट पर बैठता है। किक मारते ही इंजन की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। बनारस के एक पुराने हवेलीनुमा घर में मीरा पेंटिंग कर रही है। कैनवास पर अचानक लाल रंग बिखर जाता है, उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं। कबीर हवेली के दरवाजे पर पहुंचता है। भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे से चरमराते हुए खुलता है। अंदर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा है। हवेली के अंदर मीरा कबीर को देखकर चौंक जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं, जिनमें सालों पुराना कोई अनकहा दर्द और राज छुपा है। तुम वापस क्यों आए कबीर? मीरा की आवाज में खौफ और शिकायत दोनों हैं। कबीर बिना कुछ बोले उसे एक पुरानी कलाई घड़ी दिखाता है। घड़ी को देखते ही मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह वही घड़ी है जो 5 साल पहले उस कत्ल की रात गायब हो गई थी। कमिश्नर राघव का फोन बजता है। सर, घाट के पास एक और लाश मिली है। तरीका बिल्कुल वही है, गले पर गहरा निशान। घटनास्थल पर पुलिस की पीली टेप हवा में लहरा रही है। कबीर भीड़ में छुपा हुआ तमाशा देख रहा है। उसकी नजरें राघव पर टिकी हैं। राघव को भीड़ में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक कबीर अंधेरे में गायब हो चुका होता है।
एक गंदे सीलन भरे कमरे में एक नकाबपोश आदमी दीवारों पर कबीर और मीरा की तस्वीरों को आपस में लाल धागे से जोड़ रहा है। मिया अपनी डायरी के पन्ने पलटती है। एक पन्ने पर खून का सूखा हुआ धब्बा है और नीचे लिखा है, सच कभी न कभी बाहर आएगा। कबीर एक चाय की दुकान पर बैठता है। बूढ़ा चायवाला उसे घूरता है और फुसफुसाता है, बाबूजी, उस हवेली से दूर रहो, वहां रूहें नहीं, गुनाह रहते हैं। राघव अपनी टीम के साथ कबीर के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रहा है। यह लड़का जितना सीधा दिखता है, इसका अतीत उतना ही उलझा हुआ है। रात गहराती है। कबीर वापस उसी घाट पर जाता है। पानी में तैरते दियों के बीच उसे एक तैरती हुई चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी पर लिखा है, कल रात 12 बजे पुराने कारखाने में। अकेले आना अगर मीरा की जान प्यारी है तो। कबीर हवेली भागता है, लेकिन मीरा के कमरे का दरवाजा खुला है। पेंटिंग का कैनवास फटा हुआ है और मीरा वहां नहीं है। गुस्से और घबराहट में कबीर अपनी गन निकालता है और कारखाने की तरफ अपनी बुलेट दौड़ा देता है। बैकग्राउंड में भारी म्यूजिक बजता है। पुराना वीरान कारखाना। छतों से पानी टपकने की आवाज आ रही है। कबीर दबे पांव अंदर दाखिल होता है। चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक एक बड़ी लाइट जलती है। मीरा एक कुर्सी से बंधी हुई है, उसके मुंह पर पट्टी है। वह आंखों से कबीर को मना कर रही है। अंधेरे से एक भारी हंसी गूंजती है। नकाबपोश आदमी सामने आता है। आखिरकार शिकारी खुद जाल में आ ही गया। कबीर गन तानता है, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? नकाबपोश धीरे धीरे अपना नकाब हटाता है। चेहरा सामने आते ही कबीर के होश उड़ जाते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि कबीर का वो दोस्त है जिसे सब 5 साल पहले मरा हुआ मान चुके थे, आदित्य। चौंक गए कबीर। तुमने सोचा था कि उस रात मुझे नदी में फेंककर तुम और मीरा चैन की जिंदगी जी लोगे। आदित्य की आंखों में पागलपन है। फ्लैशबैक 5 साल पहले, एक तूफानी रात। कबीर, मीरा और आदित्य के बीच पैसों और धोखे को लेकर खूनी लड़ाई हुई थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि गलती से आदित्य को गोली लग जाती है और वह घाट से नीचे नदी में गिर जाता है। कबीर और मीरा डरकर भाग जाते हैं। वर्तमान में मरा नहीं कबीर, मैं हर दिन तड़पा हूं और आज तुम्हारी तड़पने की बारी है, आदित्य चिल्लाता है। तभी कारखाने का दरवाजा लात मारकर खुलता है। कमिश्नर राघव अपनी फोर्स के साथ अंदर घुसते हैं। हैंड्स अप, आदित्य। राघव ने कबीर के फोन को ट्रैक किया था। पुलिस को देखकर आदित्य बौखला जाता है और मीरा की गर्दन पर चाकू रख देता है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यह मर जाएगी, आदित्य चिल्लाता है। कबीर राघव को रुकने का इशारा करता है। कबीर अपनी गन नीचे रख देता है। आदित्य, गलती मेरी थी। मीरा को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। आदित्य का ध्यान भटकता है। उसी पल मीरा अपनी पूरी ताकत से आदित्य के पैर पर चोट करती है। आदित्य लड़खड़ा जाता है। कबीर झपट्टा मारता है और आदित्य को जमीन पर गिरा देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। कारखाने के लोहे के पाइप और बक्से गिर रहे हैं। राघव और पुलिस टीम घेरा बनाती है, लेकिन लड़ाई इतनी खतरनाक है कि कोई गोली नहीं चला पा रहा। आदित्य कबीर का गला दबाने लगता है। कबीर की सांसें रुकने लगती हैं। पास ही गिरी हुई गन की तरफ मीरा का हाथ बढ़ता है। एक जोरदार धमाके की आवाज होती है। गोली चल चुकी है। कारखाने में कुछ पलों के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा जाता है। आदित्य के सीने से खून बहने लगता है। वह अविश्वास से मीरा की तरफ देखता है, जिसके हाथ में कांपती हुई गन है। आदित्य जमीन पर गिर जाता है। राघव आगे बढ़कर स्थिति को संभालते हैं। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें पूरी वादी में गूंजने लगती हैं। कबीर और मीरा एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरों पर अंततः एक सुकून है, जैसे 5 साल पुराना बोझ आज उतर गया हो। राघव कबीर के पास आते हैं। कानून तो अपना काम करेगा कबीर, लेकिन तुमने आज सच का सामना करना चुना। कबीर चुपचाप अपने हाथ आगे बढ़ा देता है। सुबह की पहली किरण बनारस के घाटों पर पड़ती है।
पुलिस की गाड़ी कबीर और मीरा को लेकर जा रही है। कोहरा धीरे धीरे छंट रहा है। गंगा की लहरों पर एक दिया तैर रहा है। अतीत का अंत हो चुका है और घाटों पर एक नई शांत सुबह की शुरुआत हो रही है। कट टू ब्लैक। लगातार होती भारी बारिश। एक पुरानी जर्जर हवेली के सामने एक काली गाड़ी आकर रुकती है। राघव गाड़ी से उतरता है। उसके चेहरे पर थकान और रहस्य है। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। अंदर घुप्प अंधेरा है। सिर्फ राघव की टॉर्च की रोशनी धूल में तैरते कणों को चीर रही है। राघव हॉल के बीचों बीच पहुंचता है। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के पायलों की छनक सुनाई देती है। वह चौंक कर ऊपर देखता है। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए राघव के कदमों की आवाज गूंजती है। दीवार पर टंगे पुराने पूर्वजों के चित्रों की आंखें जैसे उसे ही घूर रही हैं। पहले फ्लोर का गलियारा। एक कमरा आधा खुला है जिसके अंदर से हल्की लाल रोशनी छनकर बाहर आ रही है। राघव उस तरफ बढ़ता है। कमरे के अंदर एक बड़ा सा आईना है। राघव आईने के सामने खड़ा होता है, लेकिन आईने में उसका अक्स नहीं बल्कि कोई और साया दिखाई देता है। राघव डरकर पीछे हटता है और उसका पैर एक पुरानी डायरी पर पड़ता है। वह झुककर उस धूल से सनी डायरी को उठा लेता है। डायरी के पन्ने पलटते ही हवेली की बत्तियां अजीब तरह से टिमटिमाने लगती हैं। डायरी में अजीबोगरीब आकृतियां और उर्दू में कुछ लिखा है। तभी कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो जाता है। राघव उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह लॉक हो चुका है। राघव की सांसें तेज हो जाती हैं। खिड़की के बाहर अचानक बिजली कड़कती है और उसे कांच पर एक डरावना चेहरा दिखाई देता है। वह चेहरा राघव को जाने पहचाने किसी अतीत की याद दिलाता है। राघव चिल्लाता है, तुम यहां भी आ गए। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। राघव के मुंह से भाप निकलने लगती है। वह ठंड से कांपते हुए कमरे के कोने में दुबक जाता है। अचानक आईना चटक जाता है। उसमें से एक काली धुंध निकलकर कमरे के फर्श पर फैलने लगती है। धुंध के बीच से एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है, जिसके हाथ में एक पुरानी चाबी है। वह राघव की तरफ देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराता है। तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, राघव। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सा गूंजता हुआ खौफ है। राघव हिम्मत जुटाकर पूछता है, कौन हो तुम? और मेरे दादाजी की इस हवेली से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बूढ़ा आदमी चाबी को फर्श पर फेंक देता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राघव भागते हुए कमरे से बाहर निकलता है और उस चाबी को अपने साथ ले लेता है। उसे अब इस हवेली का रहस्य जानना ही होगा। वह हवेली के तहखाने बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। तहखाने का दरवाजा ठीक उसी चाबी के साइज का है। चाबी घूमती है और एक भारी क्लिक की आवाज के साथ तहखाने का लोहे का दरवाजा खुल जाता है। अंदर से सड़न की बदबू आती है। तहखाने के अंदर एक बड़ा सा संदूक रखा है। संदूक के चारों तरफ अजीब से कलावा और मंत्र लिखे हुए कागज बंधे हैं। राघव संदूक के पास पहुंचता है और उस पर बंधी रस्सियों को काटने लगता है। जैसे ही आखिरी रस्सी कटती है, हवेली हिलने लगती है, मानो कोई छोटा भूकंप आया हो। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठता है। अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं बल्कि एक पुरानी तस्वीर है। तस्वीर राघव के बचपन की है, जिसमें उसके साथ वही बूढ़ा आदमी खड़ा है जो ऊपर कमरे में मिला था। तस्वीर के पीछे लिखा है, अधूरा बदला। राघव के दिमाग में बचपन की धुंधली यादें ताजा होने लगती हैं। उसे याद आता है कि यह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला दादा था जिसे जिंदा दफनाया गया था। अचानक तहखाने की दीवारें सुलगने लगती हैं। आग की लपटें राघव को घेरने लगती हैं। राघव तस्वीर लेकर तहखाने से ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन सीढ़ियां अब अनंत लग रही हैं, जैसे उनका कोई अंत ही न हो। भागते भागते राघव थककर गिर जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो वह खुद को हवेली के मुख्य हॉल में पाता है। हॉल में अब बहुत सारे लोग खड़े हैं। सबने काले कपड़े पहने हैं और उनके चेहरों पर नकाब हैं।
वे राघव को घेर कर खड़े हैं। उन नकाबपोशों के बीच से वही बूढ़ा आदमी बाहर आता है। आज रात इस वंश का आखिरी चिराग भी बुझ जाएगा, वह घोषित करता है। राघव उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर भारी हो चुका है। उसे एहसास होता है कि हवा में कोई नशीली गैस फैली है। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटता है। पुलिस और राघव का दोस्त कबीर अंदर आते हैं। पुलिस को देखकर नकाबपोश लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। कबीर राघव के पास दौड़कर आता है और उसे सहारा देकर उठाता है। तुम ठीक तो हो भाई? मुझे तुम्हारी लोकेशन मिल गई थी। लेकिन जब राघव उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है तो वहां सिर्फ एक खाली कुर्सी पड़ी होती है। बूढ़ा फिर गायब हो चुका है। पुलिस इंस्पेक्टर राघव से कहता है, यहाँ कोई नहीं है मिस्टर राघव, यह हवेली पिछले 40 सालों से पूरी तरह खाली पड़ी है। राघव हैरान रह जाता है। वह इंस्पेक्टर को अपने हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर दिखाता है, लेकिन तस्वीर अब पूरी तरह कोरी ब्लैंक हो चुकी है। यह कैसे हो सकता है? मैंने उसे देखा, मैंने उससे बात की, राघव पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। कबीर राघव को समझाकर गाड़ी में बिठाता है। गाड़ी हवेली से दूर जाने लगती है। राघव पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखता है। हवेली की ऊपरी खिड़की पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा होकर राघव को विदा कर रहा है और उसके हाथ में राघव की घड़ी है। राघव अपने हाथ की कलाई देखता है, उसकी कीमती घड़ी सच में गायब है। उसे समझ आ जाता है कि जो हुआ वह कोई वहम नहीं था। राघव कबीर से कहता है, गाड़ी रोको कबीर, हमें वापस जाना होगा। वह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कबीर गाड़ी रोकता है और राघव की आंखों में देखता है। कबीर की आंखें अचानक पूरी तरह काली हो जाती हैं और वह उसी बूढ़े की आवाज में बोलता है, मैंने कहा था न राघव, तुम बच नहीं सकते। गाड़ी के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। राघव गाड़ी के अंदर फंस चुका है और कबीर के चेहरे का मांस धीरे धीरे पिघलने लगता है। गाड़ी तेजी से वापस उसी हवेली की तरफ अपने आप दौड़ने लगती है। राघव की चीख के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। टाइटल फ्लैश होता है, द कर्स ऑफ पास्ट।